उधारपुर नाम का एक गांव था। गांव में था बब्बन टी स्टॉल। बब्बन नाम का एक बेरोजगार युवा टी स्टॉल चला के अपना गुजारा करता था। काफी सारे गांव वाले सुबह शाम बब्बन के टी स्टॉल पर चाय पीने आते और लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते। वो अपना भीखू? हाँ भीखू, उसका क्या? चिल्लमबाजी के लिए 8 रुपया मांग रहा था। मैंने कहा 8 रुपया नहीं 10 रुपए ले ले। तभी बब्बन रजिस्टर में हिसाब देखकर बोला, शिवा भाईजान, तुम्हारे खाते में 1000 रुपए हो गए हैं। कब दे रहे हो? दे दूंगा सब एक साथ। आज का बिल उसमें जोड़ देना। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? ऐसा कहकर शिवा करीम के चाय के खाली कप बब्बन के सामने रखकर चला गया और बब्बन खाली कप देखता रहा। चाय के पैसे किसी ने नहीं दिए। सारा हिसाब खाते में दर्ज किया था और बब्बन का गल्ला बिल्कुल खाली था। बब्बन ने बही खाता और उधारी से तंग आकर सरपंच से शिकायत की। चचा जान, नौकरी नहीं मिली तो चाय का स्टॉल खोला। स्टॉल देख के मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया था, लेकिन लड़की के भाई ने बही खाता देखकर रिश्ता तोड़ दिया। लोग पैसे नहीं देते, मैं कैसे जीऊं चचा जान? सरपंच ने बही खाता देखकर उन सारे लोगों को पंचायत में बुलाया जिनसे बब्बन को पैसे लेने थे। मूर्ति तुम्हारे 2000 रुपए, किशन तुम्हारे 1500, मल्हारी और शिवा तुम्हारे 2200, और भी कई लोगों के काफी सारे पैसे बनते हैं। कब दे रहे हो? सरपंच की बात सुनकर उधार नारायण सरपंच से कहने लगे, सरपंच जी, आप तो जानते हो बारिश लेट हुई है, उसमें फसल लेट तो पैसे कहाँ से आएंगे? जैसे ही आएंगे सब एक साथ दे देंगे, साथ थोड़ी लेके जाना है। ये सुनकर बब्बन गुस्से में बोला, दिवाली में बाइक खरीदने को शराबपंथी करने के लिए पैसा है और चाय के पैसे नहीं हैं। सरपंच जी, हमने अपने हालात बता दिए, इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। बब्बन फिक्र मत करो, गांव ही के लोग हैं, दे देंगे। परेशान बब्बन घर आकर सोचने लगा। सोचा था सरपंच के जरिए पैसा वसूल लूंगा, पर सरपंच भी उधार नारायणों का नारायण निकला। अब मैं क्या करूं? तभी बब्बन को बचपन के दोस्त गोटिया का कॉल आया। गोटिया शहर की कांच फैक्ट्री में काम करता था। हाँ गोटिया बोल। मैं कल गांव आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? चाय के कप लाऊं? चाय का बड़ा सा लंबा चौड़ा कप लेकर आ, उसमें चाय डालकर डुबकियां लगाऊंगा। क्या हुआ? क्या परेशानी है? बब्बन ने ये सारा वाकया गोटिया को सुनाया तो गोटिया बोला, फिक्र मत कर, मैं गांव आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरे रोज गोटिया बब्बन से मिलने उसके घर पहुंचा। बब्बन को देखकर गोटिया बोला, चल मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। दोनों घर के पिछवाड़े आए और बब्बन ने देखा एक बहुत बड़ा चाय का कप खड़ा था। या खुदा, ये क्या है? तू तो सचमुच लंबा चौड़ा कप ले आया। मुझे मारने का इरादा है क्या? सुन, तुम्हारी वसूली वसूलने का मेरे पास एक जबरदस्त तरीका है। फिर गोटिया ने तरीका सुनाया तो बब्बन खुश होकर चिल्लाने लगा, अरे वाह गोटिया, समझो वसूली हो गई। उधार नारायणों को चाय की तलब लगते ही सब चाय पीने बब्बन की टी स्टॉल के सामने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि टी स्टॉल के सामने एक बहुत बड़ा चाय का कप चाय के साथ खड़ा था। कप के सामने एक ऊंची सीढ़ी लगी थी और बब्बन गोटिया के साथ भीड़ को कंट्रोल कर रहा था। उधार नारायणों को देखकर गोटिया बोला,
ये चाय से भरा विशाल कप जो कोई खाली करेगा उसके पैसे माफ, उसका खाता सफा कर दिया जाएगा। ये सुनकर उधार नारायण चिल्लाकर बोले, मैं करूंगा कप खाली। नहीं, मैं करूंगा। इस प्रकार शोर शराबा शुरू हुआ तो गोटिया बोला, अरे ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम सब मिलके इसे खाली करो, लेकिन एक शर्त है। ऐसी शर्त है, अगर कप खाली नहीं हुआ तो जितनी वसूली बाकी है उससे दुगने पैसे तुम्हें बब्बन को देने होंगे। मंजूर है। फिर क्या था, उधार नारायणों को एक लंबी स्ट्रॉ दी गई और सारे उधार नारायण सीढ़ी के जरिए कप के मुंह पर चढ़ गए और गरम चाय में स्ट्रॉ डालकर खींचने लगे। पहले तो उन्हें मजा आया, लेकिन बाद में सब परेशान हो गए। चाय का कप खाली ही नहीं हो रहा था और चाय पीने के उनकी सीमा ने भी जवाब दे दिया था। चाय पेट भर के पीने से एसिडिटी खलबली मचाने लगी और उधार नारायण उल्टियां करते हुए सीढ़ी से नीचे उतरे और सर झुकाकर उनके सामने खड़े हुए। कब जैसा का तैसा था। देखा, तुम सब लोग इकट्ठा होकर भी एक साथ कप खाली नहीं कर पाए और सारी उधारी एक साथ चुकाने की बात करते हो। इस कप की तरह तुम्हारी उधारी एक साथ नहीं चुका पाओगे। अरे जैसे तुम्हें थोड़ी थोड़ी चाय चाहिए, वैसे ही मुझे जीने के लिए थोड़े थोड़े पैसे चाहिए। एक साथ पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे तुमसे डबल पैसे नहीं चाहिए। बस मेहरबानी करके मेरे जितने बनते हैं उतने दे दो। ये सुनकर सारे उधार नारायण पैसे निकालकर बब्बन के हाथों में थमाने लगे और शर्म के मारे सिर नीचे झुकाकर वहाँ से दफा होने लगे। इस प्रकार गोटिया के सूझबूझ और विशाल चाय के कप से बब्बन की सारी वसूली वसूल हो गई। एक गांव में शंकर अपनी छोटी सी बेटी राखी के साथ रहता था। शंकर एक गरीब किसान है, उसकी मूछें नहीं है। शंकर का पड़ोसी महिपाल भी किसान है, लेकिन उसके पास ज्यादा खेत है तो वो नौकर रखता है। महिपाल की भी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है रचना। रचना बहुत ज्यादा मगरूर है। राखी स्कूल जा रही है, तभी रास्ते में उसको रचना भी स्कूल जाते हुए दिखती है। ओहो, ये गरीब लोग भी न जाने सुबह सुबह कहां से मेरे सामने आ जाते हैं और मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। तुम दूसरे रास्ते से जाया करो। क्यों? मैं दूसरे रास्तों से? मेरे अब्बा इस गांव के सबसे बड़े किसान हैं और सब उनकी इज्जत करते हैं और तुम्हारे अब्बा की तो मूछें भी नहीं है और उनसे तो कोई बात भी नहीं करता। सब लोग उन्हें अपने पास से भगा देते हैं। राखी इस तौहीन से बेहद गमज़दा हो गई है और वो स्कूल भी नहीं गई। वहाँ से वापस अपने घर आ गई, जहाँ शंकर खाना पका रहा है और खेत जाने की तैयारी कर रहा है। क्या हुआ मेरी शहजादी को? अब्बा, हम इतने गरीब क्यों हैं? किसने कहा बेटी कि हम गरीब हैं? अब्बा, सब कहते हैं कि हम गरीब हैं। अगर हम गरीब नहीं हैं, तो गांव का कोई भी शख्स आपसे ठीक से बात क्यों नहीं करता? बेटी, गरीब वो होता है जिसकी थाली में रोटी ना हो, लेकिन खुदा ने हमें 2 जून की रोटी तो दी है। तुझे स्कूल में तालीम मिल रही है, हमें और क्या चाहिए बेटी? ठीक है, मैंने मान लिया कि हम गरीब नहीं हैं, लेकिन आपकी मूछें क्यों नहीं हैं? मुझे मालूम है कि तुमको जरूर रचना ने कुछ बोला होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ आपके चेहरे पर मूछें दिखनी चाहिए ताकि बाकी गांव वाले भी आपकी इज्जत कर सके। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? ऐसे थोड़ा ही होता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस आज शाम को ही आपके चेहरे पर मूछ दिखनी चाहिए, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शंकर बहुत मायूस हो जाता है और अपने खेत पर चला जाता है।
बेटी की बात सुनकर आज शंकर का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसे राखी की बात बार बार याद आ रही है। इसीलिए वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं अपनी नन्ही सी शहजादी को कैसे बताऊं कि मैं कितना गरीब हूं, कि मैं मूछें नहीं रख सकता, क्योंकि ये गांव इस बात को मंजूर नहीं करेगा। और अगर आज मूछ नहीं रखी तो वो खाना नहीं खाएगी। मूछों को अगर बढ़ाऊं तो एक दिन में तो आएगी नहीं। या अल्लाह, तूने मुझे किस उलझन में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन करेगा? शंकर सवालों के जाल में उलझता है और बिफर कर रो रहा है। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो सो जाता है। कुछ देर में पेड़ के नीचे भी धूप आ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। शंकर के चेहरे पर कुछ वजन ही लगता है। वो हाथ लगाकर देखता है तो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि शंकर के चेहरे पर जादुई मूंछें लग चुकी हैं। मेरे चेहरे पर मूंछ कहां से आ गई? कहीं से ये राखी की शरारत तो नहीं? हो सकता है कि वो आसपास ही कहीं छुप कर बैठी हो। मैं मूंछें खींच कर देखता हूँ। राखी ने जरूर इनको फेविकोल से चिपकाया होगा। फिर इस राखी की खबर लेता हूँ। शंकर अपनी मूंछें खींच कर देखता है तो वो मूंछें बाहर नहीं आती, बल्कि उससे सोने के सिक्के झड़ने लगते हैं। ये क्या है? ये तो कमाल हो गया। या अल्लाह, मैं तो माला माल हो गया। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी पेड़ से एक देवी निकल कर आती है। वत्स, मैं दौलत की देवी हूँ और ये जादुई मूंछें हैं। अब तुम भी नकली दौलतमंदों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो और बता सकते हो कि मूंछें रखने या ना रखने का ताल्लुक पैसों से नहीं है, बल्कि अपनी शौक से है। तुम अपनी मूंछों से हर रोज 100 सोने के सिक्के निकाल सकते हो। बस तुमको मूंछों को थोड़ा सा खींचना है और सिक्के नीचे बिखर पड़ेंगे। दौलत की देवी वहां से गायब हो जाती है और शंकर सारे सिक्के उठाकर अपने घर की ओर चलता है। शंकर घर जा रहा है, तभी रास्ते में उसे महिपाल मिल जाता है। अरे शंकर, लग रहा है तुम पागल हो गए हो। क्यों महिपाल भाईजान? हमें तो लग रहा है कि आप पागल हो गए हो। तू मेरा मखौल उड़ा रहा है। क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मैं दौलतमंद काश्तकार हूँ और तू मेरे सामने मूंछें नहीं रख सकता? खुदा बड़े बोल ना बुलवाए, लेकिन भाईजान वक्त सबका बदलता है। और ये देखो, मेरे पास अब 100 सोने के सिक्के हैं। अगर तुम्हारे पास हैं तो दिखा दो। महिपाल वहां से खामोशी से चला जाता है और शंकर अपने घर पहुंचकर सारा वाकया अपनी बेटी को बताता है और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। शंकर अब हर रोज अपनी मूंछों से रोज सोने के सिक्के निकालने लगता है और देखते ही देखते वो सिर्फ गांव का नहीं, पूरे इलाके का दौलतमंद शख्स बन जाता है। उसने एक आलीशान हवेली बना ली और नौकर रख लिए। राखी भी अब शहजादी बन के रहने लगी। शंकर आज सुबह सोकर उठा तो उसकी मूंछें गायब हो गई और फिर दौलत की देवी प्रकट हुई और शंकर को बताया कि अब मूंछों को उसके पास रखने का वक्त पूरा हो गया है। शंकर की हवेली में आज कुछ लोग आने वाले थे। शंकर, तुम इस इलाके के सबसे दौलतमंद शख्स हो, फिर तुमने मूंछें क्यों कटवा दी? मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सबने मिलकर बरसों तक मेरा इस्तेमाल किया और मुझे कभी मूंछ रखने का हक नहीं दिया, क्योंकि मैं गरीब था। लेकिन मूंछें किसी का शौक हो सकती हैं, उसकी औकात नहीं। और हाँ, किसी की भी हैसियत को उसकी मूंछों से नहीं तौलना चाहिए। सब मिलजुल कर रहो और खुश रहो। इस तरह गांव में ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है और फिर बिना मूंछ के लोग भी अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।